नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी सबसे पहली वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि पीएसआई का एग्ज़ाम अभी 9 या 10 दिन में होने वाला है। 4 या 5 अप्रैल उसकी डेट भी आ चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे, ये रिवीजन क्लास ही मान लो आप, पढ़ेंगे भारतीय विभिन्न आयोग के बारे में। अब आयोग क्या होता है? जो अपन को सर्विस प्रोवाइडर होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे निर्वाचन में हो गया, या एग्ज़ाम्स में हो गया, या आपके राइट्स के बारे में हो गया, या कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हो गया, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए कोई आयोग के। तो आयोग बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला आयोग होता है, पहले वो आयोग हैं जिनका संविधान में उल्लेख दे रखा हो। जब संविधान बना था तो उसमें मुख्य संविधान में उनका उल्लेख, जैसे यूपीएससी तो वैसे 1935 में ही आ गया था। वैसे ये 1926 में आया था ली आयोग के हिसाब से, लेकिन ये उनका उल्लेख संविधान में है। फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो गया और केंद्रीय वित्त आयोग, इन तीनों का संविधान में उल्लेख किया गया है। और वे आयोग जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, पर बाद में किसी विधि या कानून के रूप में इनको जोड़ा गया हो, उनके लिए एक अधिनियम बनाया गया हो, वो एक कानून के तौर पर बनाए गए हो, उनको एक कहते हैं जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, एनएचआरसी हो गया, नेशनल मानवाधिकार वाला हो गया, है ना, एंड राष्ट्रीय महिला आयोग, और एक और है नीति आयोग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ यूपीएससी और निर्वाचन आयोग, इनके बारे में। वैसे केंद्रीय वित्त आयोग अपने इसमें दे नहीं रखा है सिलेबस में तो, लेकिन 16 वित्त आयोग अपन को पढ़ेगा, उसकी मैं एक क्लास बना दूंगा, नोट्स बनाए मैंने उसके भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले संवैधानिक आयोग से। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। ये यूपीएससी कहलाता है, जैसे आप सभी को पता है। और अगर मैं आपको नॉर्मली ऐसे जनरली पूछूं कि यूपीएससी का क्या काम होता है, तो आपको पता है कि आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, इन सभी के एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है वो यूपीएससी है। ठीक है, अब यूपीएससी की स्थापना कब हुई, ये आपको पता है। जब 1919 का अधिनियम आया था, तब इसकी मांग उठी थी। और ली आयोग, अगर हिस्ट्री की बात करें तो ली आयोग ने 1924 में इसकी सिफारिश पर 1 अक्टूबर, इसकी डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1926, ये इंपॉर्टेंट है, कि को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1 अक्टूबर 1926 को। फिर 26 जनवरी 1950 को जब देश आज़ाद हो गया, जब अपना संविधान लागू हो गया, तो पटेल जी, सरदार वल्लभ पटेल जी ने की सिफारिश पर इसको यूपीएससी नाम दिया, मतलब संघ लोक सेवा आयोग। पहले क्या था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये संविधान में जो 22 भाग है उनमें से 14वें भाग में ये आ रखा है। इसके अनुच्छेद है 315 से लगाकर 323 तक। ठीक है, और अगर इसकी बॉडी फ्रेम की बात करें, निकाय की बात है, ये संवैधानिक है, जैसा कि आपको पता है। जो संविधान में जिसका उल्लेख है, ये बहुसदस्यीय, यानी कि जिसमें एक से अधिक सदस्य हो उसको बहुसदस्यीय कहते हैं। वर्तमान में इसके सदस्य 1 अध्यक्ष हैं और 10 सदस्य हैं। ठीक है, 11 टोटल। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष और 65 उम्र से पहले। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निलंबन भी राष्ट्रपति। और आप मेजर तौर पे आप देखोगे कि जितने भी जो संवैधानिक में उल्लेख में आयोग हैं, उन सभी की नियुक्ति या निलंबन राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, पहले ये 1919 में ये संघ लोक सेवा एक ही था। फिर प्रांतीय कब आया? 1935 के दिन, वो भी मैं आपको 1935 बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में। अब अनुच्छेद में मोस्टली क्या होता है कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आजकल इसके क्वेश्चन डायरेक्टर से बनते नहीं है कि कितने सदस्य बताओ या इसके अध्यक्ष बताओ। आजकल कोटेशन में बनते हैं कि क्या इसकी स्थापना इस दिन को हुई थी, क्या इसके वर्तमान अध्यक्ष ये हैं, या इसकी डेट ऊपर नीचे कर देगा, या 662 कर देगा, यहाँ पे 665 दे रखा है जहाँ पे, या इसके मिलान के तौर पे पूछ लेगा 315 में कौन क्या है, गठन किस में है, यूपीएससी के कार्य किस में है, उसको मिलान कीजिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अनुच्छेद 315 में देखते हैं इसका गठन 315 में दे रखा है। एक बात आपको याद रखना है कि अगर ये यूपीएससी है, जब आप आरपीएससी पढ़ते हो तो एक आता है जेपीएससी। जेपीएससी नहीं, जॉइंट, यानी कि 2 राज्यों के लिए एक। जैसे अपना आरपीएससी है जो राजस्थान में है, जैसे उसी तरह एक जेपीएससी होता है जो 2 राज्यों में कंबाइन बनता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में है जेपीएससी। ये इसका अनुच्छेद 315(2) में दे रखा है। अब भूल नहीं जाओ, 315(2) में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो। इसके जो कार्य, नियुक्ति इसका राष्ट्रपति का, संसद इसकी सब कुछ करती है, राष्ट्रपति ही करता है नियुक्ति तो, लेकिन संसद सब कुछ पैसे वैसे में देखती रहती है, कैसे वो पैसा कब देना है, क्या कितना देना है वगैरह। ठीक है, नियुक्ति अगर 316 में इसकी क्या है, नियुक्ति और पदावधि। 301 में पहले आप 316(1) में पहले आप नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पदावधि आपको मैंने बता रखी है 665। एक ये क्वेश्चन बनता है क्या इनकी सदस्यों की पुनर्नियुक्ति होती है? तो नहीं, इनकी पुनर्नियुक्ति कभी नहीं होती। और त्यागपत्र अगर कोई मनमर्जी से अगर छोड़ना भी चाहे तो राष्ट्रपति को ये देता है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं 317 की। 317 में अगर आप सोचो, ऊपर से गठन हो गया, नियुक्ति होगी, पदावधि इनको बता दी। अब इनको क्या है कि निलंबन करना है, इनको कोई हटाना है। जैसे हटाना भी कैसे है कि अगर उसका कदाचार व्यवहार अच्छा नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में राष्ट्रपति इसको निलंबन हमेशा राष्ट्रपति करता है। किसके आधार पर? जांच के बाद जांच होगी। एक अन्य कारण होता है कि मान लो कि अगर वो दिवालिया है, पागल है, तब ये इसके किसके आधार पर राष्ट्रपति इसको हटा सकता है? फिर सेवा शर्तें किसमें? 318 में इसकी सेवा शर्तें क्या है वगैरह, कितनी बाउंडेशन दे रखी है इनको, ठीक है। सेवानिवृत्ति, और ये अब जब मैंने आपको बोला कि इसकी पुनर्नियुक्ति होती है नहीं है, सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद धारण के संबंध में कोई प्रतिषेध है इनको, ये वापस पद धारण का नहीं होगा। और यूपीएससी के कार्य अगर पूछे आपको तो यूपीएससी के कार्य 320 में दे रखा है आपको, ठीक है। और 321 में क्या यूपीएससी के कार्यों का विस्तार है। कार्यों का विस्तार किस में दे रखा है? 321 में। अब बात करते हैं अपन 322 के बारे में। 322 में क्या है? अब यूपीएससी का जो वेतन भत्ते हुए हैं भारत की सिंचित निधि से देते हैं, ये लाइन कभी कोटेशन में आ गया तो पूछ रहा, भारत की सिंचित निधि होती है, उससे इनको पेमेंट मिलता है, ठीक है। अब इन्होंने 1 साल तक काम किया, कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए। अब इसका प्रतिवेदन जो लेखा जोखा होगा वो किसको देते हैं? ये 323 में दे रखा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। और इसका प्रतिवेदन किसको देते हैं? यूपीएससी वाले राष्ट्रपति को देते हैं। अगर आरपीएससी में हो तो किसको देंगे? ये आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मंत्रालय कौन सा होता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इसका कार्मिक मंत्रालय होता है, ठीक है गाइस। अब इसके रोल क्या क्या होते हैं? पहला रोल है, ये सलाहकारी संस्था होती है। यूपीएससी भारत की सिविल सेवाओं की भर्ती की एक संस्था है, आपको पता है। ये आईएएस यूपीएससी जो भी बनते हैं लोग, आईपीएस वगैरह, ये यूपीएससी जो है सिविल सेवाएं करवाती है, ठीक है। पहले तो ये आईसीएस होती थी, अब ये आईएएस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष है आपको पता है कि 1926 में हुई थी, जो अध्यक्ष बनाया गया होगा तो ये सर रॉस बारकर को बनाया। स्वतंत्र भारत में जब देश आज़ाद हो गया तो एच के कृपलानी बने थे। और वर्तमान में इसके कौन है? वर्तमान में इसके हैं अजय कुमार, याद रखना अजय कुमार, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका यूपीएससी, ये सब आप पढ़ गए, ये रिवीजन ही क्लास है, आप जल्दी जल्दी से पढ़। आयोग के बारे में, केंद्रीय निर्वाचन मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, आईईसी, जिसको कहते हैं इंडियन इलेक्शन कमीशन या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। जैसा मैंने पहले पढ़ा है, यूपीएससी भाग 14 में है, जिसका आर्टिकल 315 से लेके 323 तक है। ये जस्ट उसके आगे का भाग है, बस वो 14 में था, ये 15 में है, ठीक है। और इसके आर्टिकल 324 से लगाकर 329 तक, यानी कि 6 आर्टिकल इसके हैं, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये स्थापना जब देश में संविधान लागू हुआ था उससे एक दिन पहले इसकी स्थापना हो गई थी, 25 जनवरी 1950 को लेकर। और आपको पता है कि 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, पर ये पहले मतदाता दिवस इसको मनाया नहीं जाता था। ये 2011 को मनाया गया था, जब इसकी स्थापना 61वां स्थापना दिवस था, तब इसको ऑफिशियली राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम से जाना गया, ठीक है। ये निकाय है, ये संवैधानिक है, जैसा मैंने पढ़ाया। और ये बहुसदस्यीय है। बहुसदस्यीय, इसके बहुसदस्य बनने के पीछे भी कई लोचे थे। मतलब पहले जब ये लागू हुआ 25 जनवरी 1950 को, तब एक सदस्य था। और इसके पहले अध्यक्ष याद रखना आप सुकुमार सेन थे, ठीक है। और ये बहुसदस्य कब बना? उसके कई साल, 40 साल बाद, एटलीस्ट 39 साल बाद 16 अक्टूबर 1979 में एक तारकुंडे समिति बनी थी। ये याद रखना आपका, इस तारकुंडे समिति बनी थी, द्वारा बनाया गया था इसको। फिर वापस उसके 3 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि नहीं, ये बहुसदस्य नहीं बनेगी। फिर 1 जनवरी 1990 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक सदस्य वापस बना दिया। उसके 3 साल बाद फिर से दिनेश गोस्वामी एक समिति बनी और 1 अक्टूबर 1993 को इसको वापस बहुसदस्य बनाया गया, और जो अभी प्रेजेंट में चल रही है। अभी प्रेजेंट में अगर मैं पूछूं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का निकाय कौन से सदस्य हैं, तो बहुसदस्य हैं, ठीक है। और अभी सदस्य 1+2 है, ठीक है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और बाकी अन्य आयुक्त होते हैं। इसके कार्यकाल हमेशा वो यूपीएससी की तरह ही हैं, 6-65। और पहले ऐसे होता था कि अन्य आयुक्त के लिए भी 6-62 होती है, लेकिन कभी कभी विभिन्न परिस्थितियों में 6-65 भी हो सकती है, उनकी भी 6-65 है इनकी नियुक्त। इनको मैंने पहले ही बताया कि जो अगर किसी को संविधान में अगर उनका उल्लेख है किसी आयोग का, तो उसका नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और किसकी सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सलाह पर, ठीक है। इनका वेतन कितना, पैसा कितना मिलता है उनको एक महीने के हिसाब से? 2,50,000 रुपये इनको मिलता है, ठीक है। अब इनके आर्टिकल्स की बात करते हैं। आपको इतना समझा दे कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी से एक दिन पहले, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है। ये बहुसदस्य था।
शुरू में ये बहुसदस्यीय नहीं था। बहुसदस्यीय कब बना? 16 अक्टूबर 1989 को तारकुंडे समिति द्वारा। लेकिन वापस 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, एक सदस्य बना दिया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। ठीक है, ये दोनों समितियों का नाम याद। तारकुंडे पहला आया था, फिर दिनेश बाद में आया था। दिनेश, तारकुंडे पहले फिर दिनेश आया। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं इसके आर्टिकल्स, अनुच्छेद की, जो 324 से लगाकर 329 तक है। ठीक है गाइज, सो अपन पहले 324 में इन्होंने क्या लिखा है कि निर्वाचनों का ये अधीक्षण करेंगे, ठीक है, निर्देशन करेंगे और नियंत्रण करेंगे। सब इनके साथ में पावर है। जो भी चुनाव की प्रक्रिया होगी ये इनके अधीक्षण भी इनके हाथ का होगा। ये निर्देश भी करेंगे कि कैसे करवाना है, कैसे नहीं कर, और नियंत्रण भी इनके हाथ में होगा कि क्या नहीं करवाना है। ठीक है, और 325 जो 325 है वो ये कहता है कि जो धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाने के लिए अपात्र न होना। अगर वो किसी एससी का है तो उसके एससी के हिसाब से इसको नामावली नहीं बनेगी। इसमें कोई आपका भेदभाव नहीं, वो 325 में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 326 वयस्क मताधिकार। आर्टिकल 326 के अनुसार आप 18 वर्ष हो गए हैं, आप वयस्क इंसान हो, अब आप मत दे सकते हो, ये आपका अधिकार है। ये पहले क्या होता था कि पहले जो वयस्क होना, अडल्ट होना, उसकी उम्र 21 साल थी। फिर 18 साल 61वां जब संविधान संशोधन आया तब उसमें वयस्क मताधिकार कर दिया। ये याद रखना, 61वां था वो। ठीक है, और फिर बात करते हैं इसकी आर्टिकल 327 की। विधानमंडलों के निर्वाचनों के लिए संबंध में उपबंध करने की शक्ति है। अब जो विधानमंडलों में जो निर्वाचन होगा उसका संबंध में उपबंध करने की शक्ति इनके पास है। जैसे जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 में हुआ आया था। ये आपको पता है, जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 जो राज्यपाल की जो सारी निर्वाचक प्रणाली है, राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं, ये इसी में दिया गया था। उसमें नहीं दे रखा था कि 6 वर्ष तक होगा इसका कार्यकाल, या आदमी कितने साल का, 30 साल का होना चाहिए मिनिमम। तो ये जनप्रतिनिधित्व एक्ट में दिया गया था। ये मूल रूप से संविधान में नहीं था, पहले बाद में जोड़ा गया इसको। फिर आता है कि राज्य विधानमंडल चुनाव संबंध शक्ति, ये 328 में है। राज्य विधानमंडल चुनाव संबंध शक्ति होता है तो 328 में। और विधानमंडल की उपबंध करने की शक्ति, उपबंध, बाउंड करने की शक्ति, जो उपबंध बनाएंगे, ठीक है, अपन रूल्स बनाएंगे, वो शक्ति 327 में है। और 320 में राज्य विधानमंडल चुनाव संबंध शक्ति है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसकी वयस्क मताधिकार चुनाव शक्ति की। ठीक है, कि आर्टिकल 329 की निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो भी निर्वाचन या वोटर चुनाव में जो भी गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी नहीं भी होती है, किन मामलों में न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जो है, हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, आर्टिकल 329 ये कहता है। अब आगे चलते हैं चुनाव सुधार। चुनाव सुधार में ये है कि अभी ईवीएम से वोट पड़ते हैं, और राजस्थान की 12वीं 2003 में जो वोट पड़े, विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया था 12वीं में, और भारत की 14वीं लोकसभा में ईवीएम का यूज़ किया था। ये कभी पूछ ले जो जनरल नॉलेज के लिए है। अभी इसके कार्य क्या क्या होते हैं? ये स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना इनका काम है। प्रेसिडेंट के करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट के करवाता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन 6 के जो चुनाव है ये कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। मतदाता सूची तैयार करना, वोटर जो अभी एसआईआर आपको पता है बीते दिनों में हुए, अब एसआईआर हुआ था, वो भी इनके अंदर ही आता है। चुनाव चिन्ह किसी पार्टी को देना, आवंटित करना, ये भी इन्हीं का कार्य है। और अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेश कुमार इसके अध्यक्ष हैं, जिनको आपको पता है बहुत ट्रोल हुआ था उनके साथ, क्योंकि वोट चोरी के इनके दावे लगे थे इनके ऊपर। उनका स्टेटमेंट कुछ हित में सही नहीं आए, तो इन्होंने विपक्ष के जो नेता लोग हैं उन्होंने बहुत इनको ट्रोल किया था। अभी ये कोलकाता में भी गए थे, तो वहाँ पर भी इनको बहुत ट्रोल सहना पड़ा, रोस्ट हुए इन लोगों के द्वारा। तो ये अभी हाल ही बहुत चर्चा में चले हैं ज्ञानेश कुमार, ये अभी अध्यक्ष हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। सो और भी आगे हो जाए, ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ गाइस, तो मुझे थोड़ा बहुत सुधार करूँगा मैं अगले वीडियो में, जब मैं सांविधिक आयोग पढ़ाऊँगा। अभी मैं आज ही वीडियो डाल दूँगा इसकी, कल यार। ठीक है गाइस।